नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। लाइक एवरी डे वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। आज की डिस्कशन में हम यूरोप के मैप को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये हमारे फाइटर जेट के प्रोक्योरमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। प्रोक्योरमेंट यानी कि चीज़ों को खरीदना जो होता है तो उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं, जिसको परचेज भी नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी बैलेंसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बैलेंसिंग इमीडिएट ऑपरेशनल नीड्स with long-term self-reliance goals in the context of modern warfare। प्रश्न समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की है। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब हमारे एयरफोर्स के चीफ ने इस विषय को लेकर एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम लिया था और कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और हमारी जो स्क्वाड्रन है वो भी काफ़ी ड्रॉप हुई है। तो एयरफोर्स की जो एक रेडीनेस है इस पर इसकी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। राइट, इंडिया कोट बिटवीन इमीडिएट नीड्स एंड लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस। एक तो हमें बहुत ही इमीडिएटली नए नए फाइटर जेट्स चाहिए। फाइटर जेट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज आती है। ऐसा नहीं है कि सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो एक प्रकार के होते हैं। कोई 4th जनरेशन का है, कोई 4.5 का है, कुछ देशों के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना का ये दावा है कि इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग 6th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट। एंड एज यू नो कि हमारे यहाँ पर जो MiG-21 है उसको तो फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। जो अभिमन्यु वर्तमान साहब, जो ये बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी तो उसमें जो पूरा इंसिडेंट आपको पता है, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन उस समय पर उन्होंने MiG-21 जो हैं उसको लेकर उड़ान की थी। तो बहुत ही पुराना फाइटर जेट है और उसका मुकाबला था कुछ F-16 के सामने। एनीवेज, तो हमारे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस का जो गोल है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुद के, हमारे ही देश के हम फाइटर जेट्स जो हैं वो क्रिएट करें। अब बहुत ही कम देशों के पास फाइटर जेट के जो इंजन्स हैं इसकी टेक्नोलॉजी है। हमने भी कोशिश की थी लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में नाकामयाब रहे और फाइनली भारत ने यही डिसाइड किया कि हम दूसरे देशों से इंजन्स जो हैं उनको खरीदेंगे। अब प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ पर, एक तो है एजिंग फ्लीट, यानी कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं, रफाल को छोड़ दे तो बाकी सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। तो आपको इनको रिप्लेस करना है। एंड एज यू नो, पुरानी कार की तरह जैसे चीज़ें पुरानी होती हैं तो फिर उस पर मेंटेनेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और चलो, खर्च तो एक साइड है क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है, लेकिन जब हम टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना, टू फ्रंट का मतलब पता है ना आपको? टू फ्रंट वॉर इसको कहते हैं। टू फ्रंट का मतलब ये है कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। तो इन दोनों के साथ अगर एक साथ मुकाबला करना पड़े तो वी नीड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। लेकिन अगर हमारी जो फ्लीट है वो बूढ़ी होती जा रही है, और ये फैक्ट भी है, कुछ 42 जितनी स्क्वाड्रन्स हमारे पास होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में आप समझ लीजिए लगभग 18 जितने फाइटर जेट्स होंगे। लेट मी क्लीन इट अप दिस थिंग फॉर यू। तो एक जो स्क्वाड्रन है उसमें समझ लीजिए 18 जितने अलग अलग फाइटर जेट्स होते हैं। अब हमें कुछ 42-43 जितनी स्क्वाड्रन्स चाहिए। हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट वो इतनी है। एयरफोर्स कहता है कि 42-43 जितनी स्क्वाड्रन्स चाहिए। हमारे पास लगभग कुछ 30 या 32 जितनी कुछ स्क्वाड्रन है। आई थिंक 30 है। तो बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर, एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो एक तो एजिंग फ्लीट है और ऊपर से ये जो थ्रेट हैं ये काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। अब ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ल्यूक्रेटिव चीज़ जो सामने आती है दैट इज़ 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स। तो इसमें दो नाम आते हैं। एक तो है यूएसए का F-35 जो अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जब मोदी साहब यूएसए की यात्रा पर गए थे तो ट्रंप साहब ने ये ऑफ़र किया था, यूएसए ने ऑफ़र किया था कि यूएसए अपना F-35 जो हैं
वो भारत को बेचने के लिए तैयार हैं। F-35 की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ है F-35 की रिलायबिलिटी के इश्यूज भी हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ रशिया का सुकोई 57। ये दोनों जो हैं ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, राइट। इनको रडार में पकड़ना, डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मॉडर्न एवियोनिक्स हैं इसके और नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, और ये बेसिकली ये लेटेस्ट हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के रिस्ट्रिक्शंस, फिर इसका जो उपयोग करना है तो इस पर भी कुछ ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये क्या है ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले तो हम ये जो सुकोई 57 है उसको देखते हैं। इसका जो जॉइंट डेवलपमेंट का प्लान है वो भारत और रशिया के बीच में चल रहा था, ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन फिर भारत ने इसको अबैंडन कर दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसमें खर्च बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है, जो टेक्नोलॉजी भारत को मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज हुए थे। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिले होने लगा। फिर इसकी कॉम्बैट रेडीनेस जो है ये भी सारी चीज़ें अनसर्टेन थी, और डायरेक्ट परचेज जो है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो SU-57 जो है इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। दूसरी तरफ अगर हम USA का जो F-35 है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी के इश्यू हैं। दूसरी जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको मेंटेन करना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके साथ को प्रोडक्शन के राइट्स जो हैं वो शायद USA हमें ना दे, तो डायरेक्टली हमें रेडीमेड जो है वहाँ से परचेज करना पड़ेगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसी के साथ जो कंडीशंस हैं, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, इसमें ये होता है कि जब भी आप इस प्रकार के फाइटर जेट्स खरीदते हैं, लेट्स से USA से खरीदा आपने F-35, तो USA की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी कि आप यहाँ पर नहीं उड़ा पाएंगे, आपको यहाँ पर उड़ाना है। फिर आप अगर इसकी फ़्लाइट करते हैं तो सारा डेटा जो है वो USA के साथ तो शेयर करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो इट्स लाइक आपका एक हाथ जो है वो पीछे बांधा जाएगा और फिर आपको बॉक्सिंग करना है, इस प्रकार की सिचुएशन होगी। तो ख़रीदा हमने, पैसे पूरे दिए, लेकिन जो इनपुट्स हैं वो हमें USA के सहने पड़ेंगे। तो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, और भारत जो है जब भी कोई चीज़ खरीदेगा तो भारत जो है वो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस चाहेगा। अब तेजस प्रोग्राम जो है इसको थोड़ा मोमेंटम मिला है, बहुत सारे तेजस जो है वो ऐड हुए हैं, इसके कुछ नए वर्जन्स भी आए हैं। नेवी का वर्जन आया, Mark 1 था, फिर Mark 2 को डेवलप करने की बात हो रही है अभी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA रिप्रेजेंट्स फ्यूचर ऑफ इंडियन एयर पावर। ये जो हमारा प्रोग्राम है AMCA का, इट रिप्रेजेंट्स कि भारत जो है वो एयर पावर में खुद इंडिपेंडेंट फ्यूचर में आज नहीं तो कल हो जाएगा, और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है इसका, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ने मेंशन किया था, दैट इज कि इसकी जो डेवलपमेंट की साइकिल है ये बहुत ही लंबी है, और फंडिंग जो है इसके भी काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो सामने आए हैं कि फंडिंग में डिले और प्रोजेक्ट में डिलेज, ये सारी चीज़ें। तो इंडियन एयरफोर्स को जो मॉडर्नाइज करना है और इसके लिए जो हमें सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भर बनना है, तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इंजन जो है ये हम लेट्स से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद रहे हैं। एक लेटेस्ट वर्जन जो है उसके बारे में भी डिस्कशन मीन्स बाद में हुई थी, बाइडन साहब का जो समयकाल था, तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील की थी भारत ने कि जो एक नेक्स्ट जनरेशन का, खास करके जो तेजस Mark 2 है, तो उसके लिए GE जो है वो अपना एक इंजन जो है वो प्रोवाइड करेगा। अभी जो तेजस में है वो GE का ही इंजन हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन सप्लाईज से जब हम चीज़ें मंगवाते हैं और वहाँ से अगर डिले हो रहा है तो पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो डिले हो जाता है, एज यू नो। तो इट्स नॉट अबाउट चूजिंग कि USA का खरीद ले या फिर रशिया से खरीद ले या फिर यूरोप से खरीद ले, स्वीडन से कोई चीज़ खरीद ले, इट्स नॉट अबाउट दैट। द मोस्ट थिंग इज़ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इज़ कि हमें टाइम पर डिलीवरी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हमें खुद भी ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो अभी जो गैप है उसके लिए स्टॉप गैप एक्विजिशन हो सकता है, यानी कि आप तुरंत कुछ फाइटर जेट्स जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये खरीदी जो है वो भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, वे फॉरवर्ड या फिर आगे क्या हो सकता है, तो एक बैलेंस ही मेंटेन करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो था, तो वी हैव टू
या फिर इंडियन एयरफोर्स मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस कि इमीडिएट गैप्स को फिल करना है और इसी के साथ साथ फ्यूचर में हम हमारे ही घर में कैसे नए नए फाइटर जेट्स को डेवलप कर सके, ये हमें करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो है R&D में हेविली इन्वेस्ट करना और जो मॉडर्न वॉरफेयर की डिमांड्स हैं कि फ्यूचर में किस प्रकार के वॉर्स होंगे, फ्यूचर में क्या चाहिए, फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन्स भी चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी से हमें प्लान करनी पड़ेगी और इसको बहुत ही प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आई वुड से कि इसमें प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसको भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए USA का जो GE है तो इट्स ए प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को बना पा रही है वहाँ पर। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। Right, dear friends, now let's move on to the next topic. This one is about India and China. Basically, China और India में जो quality of life है उसके साथ जुड़ी हुई है कि यहाँ पर discussion है. Critically analyze the disparities between India and China in terms of quality of life, infrastructure development and education system. एक बहुत ही interesting example जो है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ऊपर ऊपर से अगर हम देखें, खास करके अगर हम चाइनीज सिटीज को देखें तो चाइनीज सिटीज आर वेरी वेरी मॉडर्न। मैंने बहुत सारे फिल्मों में भी, अंग्रेजी फिल्मों में, फॉर एग्जांपल जेम्स बॉन्ड का कौन सा फिल्म था, आई थिंक इट वाज कैसीनो रॉयल, कैंट रिमेंबर, मे बी स्काईफॉल, आई डोंट रिमेंबर। डेनियल क्रेग का ही फिल्म है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो चाइना के एक शहर में जाता है और इसके अलावा भी मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, राइट, तो उसका बिजनेस है यहाँ पर और ही हैज़ बीन टू चाइना मेनी टाइम्स। चाइना के बहुत सारे अलग अलग शहरों में वो गए हैं और जब मेरी उनके साथ जब भी डिस्कशन होती है तो उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए हैं, फ़ोटोज़ दिखाए हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, राइट, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ पर फर्नीचर की बहुत सारी चीज़ें, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा और ये सारी चीज़ें आजकल तो यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो शहरों की बात करें, सिटीज़ की बात करें तो चाइनीज सिटीज़ आर फार अहेड फ्रॉम आवर सिटीज़। वहाँ पर एक चीज़ है, चाइना के जो गांव हैं उसमें डेवलपमेंट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पर गांव की भी सिचुएशन आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो ओवरऑल अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो हमारे जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं कि चाइना इज़ फार अहेड ऑफ अस। वहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पर पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, गार्बेज के हीप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, चाइना जो है उसकी जो स्पीड है इट इज़ अनबीटेबल। उनकी जो काम करने की स्पीड है, उनकी जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की स्पीड है वो अनबिलीवेबल है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। अब वहाँ पर एक ऐसा हुआ, ये जो केस स्टडी है वो ऐसा कुछ है कि एक गांव का चाइनीज़ गांव की कहानी है, रियल लाइफ ये केस स्टडी है कि बच्चे जो हैं उनको अपने घर से, अपने गांव से स्कूल जाने में, लेट्स से दिस इज़ देयर स्कूल, तो थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया है यहाँ पर, तो बच्चों को हर रोज़ 3 घंटे लगते थे स्कूल जाने के लिए और 3 घंटे आने के लिए, तो वो चलकर पैदल जाते थे। तो अब देखिए सरकार ने वहाँ पर क्या किया, सरकार ने वहाँ पर केबल कार इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि पहाड़ी रीजन था तो सरकार ने वहाँ पर जो उड़न खटोला हम कहते हैं ना, वो चीज़ जो है वो सरकार ने वहाँ पर डेवलप कर दी, राइट। तो जो 3 घंटों का वक्त लगता था अब ये लगभग 15-20 मिनट का वक्त लगने लगा, या फिर लेट्स से हाफ एन आवर। अब केबल कार जो हैं ये जब डेवलप किया गया तो टूरिज्म डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जो आजू बाजू के विलेजर्स हैं उनके लिए ये केबल कार जो है उसको फ्री रखा गया और बच्चों के लिए फ्री, और टूरिस्ट जो हैं उनके पास से पैसे चार्ज किए जाते। और वहाँ की जो सरकारी पावर कंपनी है तो उसने मेक श्योर किया है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अवेलेबल हो। तो ये देखिए ये जो एक एग्जाम्पल है ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें ये सिखाता है कि वहाँ की सरकार जो है अपने बच्चे और बच्चों के भविष्य को लेकर आज के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इतने खर्चे करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होगी तो उसके डायरेक्ट बेनिफिट आज नहीं मिलेंगे लेकिन फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब इसका एक आउटकम जो आया है वो ये आया है कि क्योंकि स्कूल कम्यूट का समय जो है वो एक एडवेंचर अब बन गया है, तो अटेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। और इसके साथ साथ बच्चे जब इस उड़न खटोला में होते हैं तो दे कैन सी द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, ब्यूटी ऑफ विलेजेस। तो एक
एजुकेशन पर, एजुकेशन के आउटकम पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने भी एक डायरेक्टिव दिया है कि हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें साइंस एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, राइट। और चाइना में भी साइंस एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए। अब हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि वी नीड टू हायर मोर साइंस टीचर्स, और एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल ऑफ साइंस जो है इनको अपॉइंट किया जाए। ये सरकारी स्कूलों की बात हो रही है यहाँ पर ऑफ कोर्स। और मिडिल स्कूल जो है तो इसमें ज़्यादा लैब्स हों, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाए एक्सेट्रा। और के जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1950 से वी नो के ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का एक आग्रह रखता है। लेकिन पिछले एक दशक को अगर हम देखें तो हमारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक टेम्पर जो है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हमारा विजन क्या है और ग्रास रूट रियलिटी क्या है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो चाइना आज यूएसए को ओवरटेक कर चुका है। वहाँ की यूनिवर्सिटी की फंडिंग को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ ह्यूमंगस, राइट। और जो माओ जेडोंग है तो उनके समय काल में जो सुपरस्टिशंस और जो है ना ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। चाइना के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, काफ़ी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर डेवलप हुआ है। वहाँ की सरकारों की पॉलिसीज़ कुछ इस प्रकार से रही है। चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं वो अपने घर वापस जा रहे हैं। इसका मतलब है ब्रेन गेन। यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेन गेन। एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं ब्रेन, जो हमारे यहाँ पर हो रहा है इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एपीजे कलाम साहब। अगर एपीजे कलाम साहब नासा या फिर यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने चले जाते तो समझिए हमारे देश को एक मिसाइल मैन नहीं मिलता। तो उनकी बात अलग है, लेकिन दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि वो अगर चले गए होते तो, लेकिन उनको देश से बहुत ज़्यादा प्यार था, राइट, ही इज़ पेट्रियट, तो उन्होंने ऐसा ऑप्शन कभी, बहुत सारी ऑफर्स आई लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं किया। अब चाइना में ऐसा हो रहा है कि यूएसए की एमआईटी, आपने सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, गूगल कीजिएगा कभी इसको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी, जो हर साल एक आता है ना रिपोर्ट दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, यू विल ऑलवेज फाइंड फॉर लंबे समय से एमआईटी जो है इट्स राइट एट द वेरी टॉप, नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। तो एमआईटी में पढ़े लिखे चाइनीज साइंटिस्ट जो हैं वो अब वापस अपने घर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि चाइना को ब्रेन गेन हो रहा है। ऐसे ट्रेंड लोग, प्रोफेशनल लोग जो है वो वापस अपने देश में जाकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की सरकार जो है वो इन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फंड और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स अब यूएसए में, पहले चाइना के थे, अब इंडिया के हो चुके हैं। और H1B एप्लीकेशन में भी आप देखेंगे नंबर 1 इंडिया रहता है। और हम कहीं ना कहीं ये गर्व से कहते हैं कि ये देखिए हम सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं यूएसए की और बड़ी जायंट कंपनीज जो हैं तो उसमें हमारे लोग हैं। इट्स ए गुड थिंग, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, बट वी हैव टू ऑल्सो थिंक कि यही सारे लोग जो हैं वो अगर यहाँ रहते, अगर उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज शायद यूएसए की नहीं हमारे देश की होती। इज इट? ये भी एक नज़रिया देखने का। सो जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। दिस इज ए रियलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोप। आपकी स्क्रीन पर है यूरोप का मैप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न साइड, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए ये है नॉर्वेजियन सी एंड देन यू कैन सी नॉर्वे हियर, उसके साथ सटा हुआ है स्वीडन एंड देन यू कैन सी फिनलैंड हियर। यहाँ पर आइसलैंड देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर कुछ आप देखिए गल्फ ऑफ बोस्निया है, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ये देश। फिर एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, हियर यू फाइंड पोलैंड, दिस इज जर्मनी हियर, राइट। ये डेनमार्क रहा। और यूके यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ सी यहाँ पर पड़ता है, ब्रिटिश आइल्स यहाँ पर है, दिस इज आइलैंड, और फिर आयरलैंड, सॉरी।
थोड़ा नीचे आया तो यूक्रेन, राइट। यूक्रेन को हमने काफ़ी देखा है, कुछ दिनों पहले हमने टर्की, ब्लैक सी, फिर यहाँ पर इस्तांबुल बोस्पोरस स्ट्रेट और ये सारी चीज़ों को देखा था। देन यहाँ पर यूरोप के दूसरे स्टेट देश हैं, फ्रांस न्यूज़ में था, स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर हैं, लैंडलॉक्ड हैं। वैसे ही ये लग्जमबर्ग जो है वो यहाँ पर छोटा सा ग्रीन दिख रहा है, ये डॉट, फोकस ऑन दिस थिंग हियर, सी हियर, दिस इज लग्जमबर्ग, राइट। तो ये रहा स्पेन, पोर्टुगल, ये सारे, और मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर हैं, राइट, ग्रीस एक्सेट्रा। तो ये था यूरोप का मैप, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. This one is about NATO. Discuss the role of NATO in maintaining regional stability in Europe and the potential consequences of its diminished focus on the continent. अब ट्रंप साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेटो को फाइनेंशियल बर्डन की तरह देख रहा है, और जो एक हार्ड लाइन कोस्ट बेनिफिट अप्रोच के तौर पर देखा जा रहा है नेटो को, तो इसकी वजह से यूरोप की जो सिक्योरिटी है ये थोड़ी बहुत शेक हुई है. नेटो का जो एक कमिटमेंट है कि सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी रक्षा करना, तो यूरोप की जो एक प्रकार से आप समझ लीजिए डिफेंस की अम्ब्रेला है, दैट इज़ नेटो. अब क्योंकि नेटो पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राइट, और अब ट्रंप साहब जिस प्रकार से एक स्टैंड लिया है कि भाई जितने नेटो के मेंबर्स हैं उनको अपनी जीडीपी का 2% जो है वो देना पड़ेगा, ये नेटो के रूल्स हैं. बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ट्रंप इज़ नॉट हैप्पी विथ इट. लेकिन जिस प्रकार से ये चीज़ें डिमांड की जा रही हैं, तो इससे ये हो रहा है कि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं तो उनके अंदर भी एक प्रकार की एक कहते हैं ना कि उनके अंदर एक स्केप्टिसिज्म क्रिएट हुआ है कि भाई तो नेटो को देना है तो वाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन. फिर कुछ देश कहते हैं कि भाई जर्मनी और ये सारे देश, बड़े बड़े देश जो हैं, फ्रांस, यूके, जर्मनी, राइट, तो ये सारे बड़े देश हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़. तो वो कहते हैं कि भाई आप रशिया के साइड भी रहते हो. आप जर्मनी की ही बात करें तो जर्मनी जो है तो रशिया का नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइंस हैं. आप चाइना के साथ डील करते हो, और फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने की बात, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं. टेलीकम्युनिकेशन और इन सारे सेक्टर में आप चाइनीज़ कंपनीज पर रिलायबल रहते हो, और फिर सिक्योरिटी की जब बात आती है आप इन्हीं लोगों के साथ फिर झगड़ा करते हो और आप हमसे भी पैसे चाहिए. तो ये जो एक, समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एक इस प्रकार के जो प्रश्न उठ रहे हैं, इसकी वजह से यूरोप और नेटो का जो रिलेशन है ये थोड़ा बहुत क्रैक्स यहाँ पर नज़र आने लगी है. नेटोज रिट्रीट कुड फ्रेगमेंट यूरोपियन डेमोक्रेसीज. अगर नेटो अपने हाथ उठा लेता है या फिर नेटो एज ए ग्रुप बिखर जाता है, तो बहुत सारे देश जो हैं, यूरोपियन डेमोक्रेसीज जो हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाएंगे, और बटेंगे तो फिर रशिया और दूसरे जो थ्रेट्स हैं वो और ज़्यादा इन पर सीवियर हो सकते हैं. राइवल फैक्शंस में इमर्ज लीडिंग टू टेंशंस एंड स्क्वॉबल्स. The tussle between Europe and America fosters resentment. Europe does not oppose NATO but seeks to balance interest. यूरोप का विरोध नहीं नेटो को लेकर, लेकिन यूरोप कह रहा है कि एक बैलेंस होना चाहिए, राइट. एक स्पाइकमैन्स रिमलैंड थियरी है, उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट बेसिकली यही है कि अगर नेटो जो है उसका फोकस यूरोप से हटा तो जो एडवर्सरीज हैं, और इस केस में रशिया की बात हो रही है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. और इसी के साथ साथ जो ट्रांस एटलांटिक टाइज हैं, यानी कि यूएसए और यूरोप की जो एक मित्रता है, तो ये मित्रता जो है उसमें भी डिवीजन देखने को मिलेगा. बर्लिन, वॉर्सो, ये सारे अलग अलग जो गवर्नमेंट्स, बर्लिन यानी कि जर्मनी, वॉर्सो यानी कि पोलैंड, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि नेटो इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर पैक्स अमेरिकाना. पैक्स अमेरिकाना का मतलब होता है एक लंबे समय के पीस के लिए, एक शांति वातावरण के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटो का होना. लेकिन यूएसए के ट्रंप साहब का जो स्टैंड रहा है अभी, इस चीज़ की वजह से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं. ट्रंप साहब का बड़ा प्रश्न यह है कि ये जो म्यूचुअल डिफेंस क्लोज है नेटो का, तो ये किस काम का कि सारे खर्चे जो है वो यूएसए को उठाने पड़े, और इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रस्ट जो है वो थोड़ा अंडरमाइन हुआ है, और भय जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट्स जो हैं और वेलफेयर सिस्टम जो हैं, तो इसमें भी हमें एक, देखिए इसका एक, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का एक प्रयास करता हूँ. क्या है कि आपकी एक जियोग्राफी है,
जियोग्राफी यानी कि लेट्स से कि यूरोप है, राइट, जियोग्राफिकली ये सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। लेकिन ये तो आपकी जियोग्राफी हो गई। सबसे लॉजिकल बात यही होगी कि आप सबसे ज़्यादा व्यापार जो है आप अपने पड़ोसी देशों के साथ करें। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आज जो हुआ है, तो लेट्स से जर्मनी का जो एग्जांपल दिया, तो जर्मनी को अब रशिया से अगर चीप गैस और ऑयल मिल रहा है तो वहाँ से खरीदेगा अपनी इकोनॉमी और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। चाइना के टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस उनको पसंद आ रहे हैं या फिर उनके लिए बेनिफिशियल है तो वो खरीदेंगे। तो ज़रूरी नहीं है जियोग्राफी इज़ इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जियोग्राफी जो है वो सेकंड बेंच पर चली जाती है, फर्स्ट बेंच पर आता है ग्लोबलाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से छोटे छोटे देश जो हैं तो उनका मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब रशिया का लंबे समय से जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि नेटो जो है वो एक्सपांड हो रहा है और यूक्रेन अगर इसमें एक्सपांड होगा, यूक्रेन अगर इसमें ऐड होगा तो डायरेक्टली हमारी बॉर्डर तक नेटो पहुंच जाएगा। तो यूरेशिया वाला जो पोर्शन है तो उसमें तो नेटो का डोमिनेंस रशिया बिल्कुल स्वीकारेगा नहीं। अब नेटो में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो अभी की रियलिटी है, आज की रियलिटी है, ग्लोबल डायनामिक्स जो चेंज हुए हैं, तो उस हिसाब से नेटो को अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, दिस वन इज अबाउट रोड एक्सीडेंट। ये टॉपिक हम आई थिंक दूसरी बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स इसी टॉपिक के साथ जुड़ी हुई और डिटेल्स आज हम देखेंगे, क्योंकि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने एक आवाज़ उठाई, एक प्रश्न, मीन्स एक कंसर्न, एक अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रोड की सेफ्टी या फिर रोड की डिज़ाइन इस प्रकार की हैं, उसको हमने डिस्कस किया था, इज राइट। और ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज जब हम डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे तब आंकड़ों से आपको पता चलेगा। Analyze the challenges and opportunities in implementing sustained road safety interventions across Indian states with a focus on enforcement and public awareness. Globally हर साल लगभग 12 लाख लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं और इसमें नंबर 1 पर आता है हमारा देश इंडिया। लेटेस्ट आंकड़ा है 1.8, यानी कि 1,80,000 जितने लोग। और डिसेबिलिटी और जो इंजरीज होती है उसका आंकड़ा तो 5 लाख को इजीली क्रॉस कर जाएगा। हमारे यहाँ पर जो हेल्थ बर्डन का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर तो 13th नंबर पर आता है रोड एक्सीडेंट, और ये इतने 10 सालों का ये आंकड़ा है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, 8.6% फैटालिटीज़ यानी कि रोड एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु तो कर्नाटका में हुई है। 2023 में क्रैशेस जो है कर्नाटका में 9% ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, फैटल क्रैशेस में 7% इंक्रीज़ और ग्रीवियस इंजरीज में 18%। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ट्रॉमा होता है, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च ये कहती है कि एक 75% जितने लो इनकम हाउस होल्ड्स जो ऑलरेडी गरीब हैं और 57% जितने हाई इनकम हाउस होल्ड्स, ये दोनों में इनकम डिक्लाइन हुई है पोस्ट क्रैश। कोई अपना ब्रेड विनर जो है वो चला गया तो उसकी वजह से एक अमीर घर जो था वो भी गरीब बन गया। तो जो गरीब घर है उसकी हालत क्या होगी, जस्ट इमेजिन। यूनाइटेड नेशन ने ये जो दशक है इसको एक्शन यूएन डेकेड ऑफ एक्शन गोल के तौर पर डिक्लेयर किया है और 2030 तक एक्सीडेंट्स जो हैं उसको 50% कम करने की एक टारगेट जो है वो रखा गया है। अब रोड डेथ्स जो हैं दे आर प्रिवेंटेबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक इस पर उतनी गहराई से चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती कि दीज थिंग्स आर प्रिवेंटेबल, येट इट रिमेन्स साइलेंट पेंडेमिक। मैंने बताया था ना कि हर रोज़ हमारे देश में 500 जितने लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। अगर एक बहुत बड़ा एयरलाइनर या फिर बहुत बड़ा एरोप्लेन क्रैश होता है तो पूरी दुनिया उसको मेंशन करती है अपने फ्रंट पेज पर। उससे ज़्यादा लोग तो हर रोज़ हमारे देश में एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग राजस्थान में, कुछ कर्नाटका में, कुछ गुजरात में, कुछ दूसरे अलग अलग राज्यों में मर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम इसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। रोल ऑफ मास मीडिया कैंपेन्स, अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो एविडेंस बेस्ड कैंपेन्स जब किए गए तो क्रैशेस जो है वो 8.5 से 9% कम हुए। WHO ने भी इस बात को अफर्म किया है कि कैंपेन्स जो हैं इनसे लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है। कोलंबिया का जो शहर है तो उसमें जब कैंपेन्स चलाए गए
तो 2018-19 में तो जो स्पीडिंग है वो 39% से 21% कम हुई, ओवर स्पीडिंग जिसको हम कहते हैं। और जब कैंपेन्स को एनफोर्समेंट के साथ जोड़े गए तो सरकार जो है वो 73 लाइव्स को बचा पाई। कर्नाटका रोड सेफ्टी इनिशिएटिव की बात करें तो दिसंबर में कैंपेन्स जो है वो स्पीडिंग को लेकर था, तो उसमें 2.3 करोड़ जितने एडल्ट जो हैं वहाँ तक ये कैंपेन पहुँचा। और इवैल्यूएशन ये आया कि 90% जितने जो रिस्पोंडेंट्स थे वो मोटिवेट हुए कि वो अपनी स्पीड को लिमिट में रखेंगे। जनवरी 2024 का जो कर्नाटका का कैंपेन है उसका फोकस था हेलमेट वेयरिंग, उसमें भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और दिसंबर 24-25 का जो कैंपेन है तो इसमें क्रैश के साइन को समझाया गया कि कैसे ट्रिपल डिजिट में जब स्पीड जाती है तो फिर बचने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वेर एक्सप्लेन्ड इन दिस कैंपेन। इन सारी चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले। अब यही सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हमने देखा ना कि पंजाब का एक सुरक्षा, जो क्या कहते हैं उसको, सड़क सुरक्षा जो उनका एक कैंपेन है, तो कर्नाटका का जो कैंपेन है, ये सारे कैंपेन से एक दूसरे के साथ क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जिन राज्यों में पुअर एनफोर्समेंट है तो वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग देना, और जब एनफोर्समेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स मिलते हैं, राइट, पब्लिक नरेटिव, एनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें जब मीन्स एक कन्वर्ज होकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो बिहेवियर जो है उसमें एक बदलाव आता है। रिपीटेड मैसेजिंग और रिस्क फैक्टर्स नीडेड फॉर बिहेवियरल चेंज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज एक कल्चरल शिफ्ट चाहिए हमें। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनको जितना कम किया जा सके उतना करना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सीडेंट ऐसे हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं और वो हो रहे हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल ट्रेजेडी या फिर ट्रेजेडीज, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अबाउट ओबेसिटी। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग ओबेसिटी एपिडेमिक इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। एक्सीडेंट्स को साइलेंट एपिडेमिक कहा गया है और यहाँ पर ओबेसिटी जो है इट इज़ ए राइजिंग एपिडेमिक, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 कहता है कि 4 में से 1 इंडियन जो है ये ओबीज हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन जो है वो कहता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है। लेंसेट का ये रिपोर्ट है कि 2048 तक भारत में सबसे ज़्यादा ओवरवेट यंगस्टर्स होंगे और सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा ओबीज बच्चे और एडोलसेंट्स का, अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो। आज से 35 साल पहले ये आंकड़ा 198 मिलियन का था, अब ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। द रीज़न इज़, ये वर्ल्ड वाइड आंकड़ा है लेकिन ये बढ़ने लगा है, ये ग्लोबल ओबेसिटी ट्रेंड है। द रीज़न इज़ ऑफ कोर्स यू नो, राइट, एक तो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हर जगह पर अवेलेबल हैं। बहुत भूख लगी है तो वेफर का पैकेट तोड़ा और खा लिया, दिस इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, राइट। अब कोई एक सेब खा ले या फिर एक केला खा ले या फिर दूध पी ले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं रही है, राइट। बिस्किट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं कि विल पावर काम ही नहीं करेगा लोगों का, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, फिजिकल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं। और सबसे डेंजरस चीज़ तो महिलाओं के लिए है। बहुत सारे सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप जिम में नहीं जा सकते, वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते, और होता भी ऐसा है। सेफ्टी और इन सारी चीज़ों की वजह से महिलाएं जो हैं वो जाना प्रेफर भी नहीं करती हैं। तो ओवरवेट में अगर आप देखेंगे तो 2021 में ओवरवेट ओबीज विमेन आउटनंबर्ड मैन, और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ेस जो हैं ये भी हो रहे हैं। अब इसकी इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट है ये समझिए। ओबेसिटी कंज्यूम्ड 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी, और 2060 तक ये हमारी जीडीपी का 2.5% जो है ये कंज्यूम कर जाएगी। इतना नुकसान हो रहा है हर साल। पीएम मोदी साहब ने एंटी ओबेसिटी कैंपेन को भी लॉन्च किया, वी नीड टू रेज अवेयरनेस, और ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट ब्लेम एनीवन, राइट, शेमिंग इज नॉट गुड एट ऑल, राइट। वी नीड कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट, मार्केट प्लेस, सिटीजन्स, और कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो पार्क्स बने, लोग जो है वो टहलने के लिए जा सके। इट शुड बी ईजी फॉर पीपल, मीन्स इनफैक्ट इट शुड बी लोगों को ऐसा मोटिवेट फील होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे चलने के रास्ते बनाए जाए, राइट, वॉकिंग स्ट्रीट हैं, देन यू कैन क्रिएट रनिंग के लिए पार्क्स हैं, जो आजू बाजू के गार्डन्स हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत लोग बॉडी वेट एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें कर सके। ऐसा कल्चर जब होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीज़ों पर तो अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था ना कि क्या क्या सॉल्यूशंस हमें करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से गलत एड्स दी जाती हैं,
तो ये डिस्कशन की थी, तो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ पर याद दिला रहा हूँ. दिस आर द सॉल्यूशंस एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.